Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So first of all, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो आज बहुत दिनों बाद हमारी क्लास हुई है और इतने दिन से ऑफ था बिकॉज मैं अपने थोड़े से पीएचडी वर्क में बिजी था, इसलिए थोड़ा सा आपका क्लासेस हो नहीं पाई। बट अब आज रक्षाबंधन है तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एजे फिजिक्स, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आप लोगों को पता ही होगा वैसे हमारा चल क्या रहा है, क्लासिकल मैकेनिक्स चल रहा है। 39 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 40 फॉर द स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। दिस इज द लेक्चर नंबर पार्ट 10। तो इससे पहले हम लोग 9 पार्ट पढ़ चुके हैं और कंप्लीट एसटीआर हम लोगों ने पढ़ ली है, जितनी आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट थी। आज हम जो है जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आपके सीएसआर नेट में, गेट में, जेस्ट में, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं कराऊंगा आज आपको, ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि हमने जो पढ़ा है वो परफेक्ट है। वैसे बहुत से क्वेश्चंस तो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी जो हमने नहीं करे हैं वो मैं आज आपको करवाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी चैनल पे नया है, तो वो मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ज्वाइन कर सकता है। और जस्ट डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो वहाँ पर मैं CSIR नेट की लाइव क्लासेस लेता हूँ, तो आप लोग वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको CSIR नेट का लाइव मुझसे पढ़ना है, लाइव लेक्चर्स लेने हैं मेरे CSIR नेट के, तो आप लोग अनअकैडमी पर सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ये रेफरल कोड आप लोग यूज़ ले लेना AKSHIYJ। तो इसको यूज़ लेने पे आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट ऑन टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सीधा वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो मुझे। यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखिए लेक्चर नंबर 40 रहेगा ये आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो जितने भी नहीं देखे हो वो 39 लेक्चर्स देख लेना लाइन टू लाइन, नोट डाउन करना, एक नोटबुक बनाना, क्योंकि मैं प्रॉपर नोट्स लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो और आप लोग रिवाइज अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2011। दिसंबर 2011 आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया है PDF से, स्लाइड बना दी है ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। देखिए, a constant force F is applied to a relativistic particle of rest mass m. If a particle starts from the rest, its speed after t time। आप लोग खुद देखो, ऑप्शंस के अंदर आपको C दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ऑप्शंस देखो आप लोग, यहाँ पर C दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब रिलेटिविस्टिक लिमिट में वर्क कर रहे हैं। अगर हम लोग C में वर्क करते हैं, C स्पेस का मतलब अगर रिलेटिविस्टिक में वर्क करते हैं, तो हमें रिलेटिविस्टिक काम लेना पड़ेगा। और उसमें लिखा हुआ भी है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, इसका मतलब जो भी फॉर्मूले आएंगे वो सब रिलेटिविस्टिक के आएंगे। अब यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, आप लोग खुद देखो, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है। सो नॉर्मली फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जस्ट dp अपॉन dt, द डेरिवेटिव ऑफ द मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड द फोर्स। और ये बात हमें अच्छे से पता है कि अगर हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा सा, सो जस्ट dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास f dt होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बोला हुआ है कांस्टेंट फोर्स, उसने साफ बोला हुआ है कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ मान लीजिए, और आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो फोर्स को कांस्टेंट पुट करके अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, सो जस्ट p इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो जाएगा, एक लगेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बट जब हमें c का वैल्यू निकालना है, सो c का वैल्यू निकालने के लिए उसे साफ दिया हुआ है एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, मतलब कि स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो जैसे ही आप लोग ये दोनों चीजें यहाँ पुट करोगे, तो v0 है, इसका मतलब मोमेंटम 0 है, v0 मतलब मोमेंटम 0। तो जब ये चीज पुट करोगे आप लोग यहाँ पे p इक्वल टू mv होता है ना, तो यहाँ पुट करोगे आप इस चीज को, सो अल्टीमेटली c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड आपको एक चीज मिल जाएगी और वो रहेगा p इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई विद t। सो इजीली यू कैन गेट दिस।
कि सी जीरो तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आपको फोर्स यहाँ पे सी की फॉर्म में निकालना है, तो बहुत इजी वे में हम लोग एक काम कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग देखो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन टी हो जाएगा। अब चूंकि रिलेटिविस्टिक है इसलिए पी बराबर क्या होता है, एम वी अपॉन टी। नाउ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जो m होता है वो नॉर्मल m नहीं होता, मतलब नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है m के लिए m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ ये फॉर्मूला, ठीक है। v में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। v में तो आप लोग सिंपली लिख सकते हो, v को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और t में कोई प्रॉब्लम नहीं है, t को भी हम लोग इसे लिख सकते हैं आराम से। अब जस्ट इसी फॉर्म में आपका दिया हुआ है, बस इसको सेट कर लो। जो आपका ऑप्शन है उसमें वेलोसिटी पूछा हुआ है, इट्स स्पीड आफ्टर टी टाइम, तो उसने क्या पूछा हुआ है, स्पीड पूछा हुआ है ना, तो स्पीड निकाल लो। अब हम लोग क्या करते हैं, बोथ ऑफ साइड का अपन एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो एफ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर एंड वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। हमें तो वेलोसिटी निकालना है ना, तो हमें इसको बस थोड़ा बहुत आगे पीछे करके और वेलोसिटी निकाल लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली क्वांटिटी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर एंड इट जस्ट इक्वल टू द एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर। इजिली वी कैन गेट दिस। अब v वाली क्वांटिटी को इधर ले लो, बिकॉज हमें v अकेला करना है, v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए हम लोग v को अकेला कर लेंगे। सो जस्ट एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको उठा के मैं यहाँ ले गया, ठीक है, प्लस में आ जाएगा और वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एम नॉट स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बस हो गया काम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग c को एलसीएम ले लेंगे। सो वी स्क्वायर और ये c एलसीएम आ जाएगा, कितना जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बस हो गया काम। अब हम v को अकेला कर लेंगे, है ना। कैसे करेंगे, इस v को अकेला कर लो और ये जितनी भी क्वांटिटी है इसको उठा के हम लोग यहाँ फिट कर देंगे, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर एंड अल्टीमेटली सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। सो सिंपली वी कैन गेट दिस। नाउ ये तो वी स्क्वायर निकल गया, ये क्या निकल गया हमारे पास, वी स्क्वायर निकल गया। आपको तो वी निकालना है, तो बस इसका अंडर ले लो। सो वी इज जस्ट इक्वल टू द अंडर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ बच जाएगा, टी बच जाएगा, सी बच जाएगा, अपॉन नीचे भी अंडर आ जाएगा, तो अंडर कितना हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। सो अल्टीमेटली ये स्पीड आ जाएगी। अब आप ऑप्शंस देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ के लिए, तो इजीली वी कैन गेट ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे डी को मैं राइट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ चलिए अब फटाफट से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये सॉल्यूशन है, इसको एक बार आप लोग देख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट याद रखना बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम लोगों ने वेलोसिटी डिपेंडेंट तो पहले देख ही लिए थे। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यून हैज मास 105, ठीक है, 105। और इससे भी पहले एक और क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, देखो इससे पहले एक और क्वेश्चन था जो दिसंबर 2011 में आया था। अब आप उसको रिलेटिविस्टिक का क्वेश्चन मान लो या फिर उसको न्यूक्लियर का मान लो, वैसे मेरे हिसाब से रिलेटिविस्टिक का ही क्वेश्चन है, मैं लिखना भूल गया बट आपको लिखा देता हूँ। ये भी दिसंबर 2011 में आया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द मिनिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है, याद रखना आप लोग, बहुत छोटा होता है, बहुत तेज भागता है। द रेस्ट मास ऑफ, और इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास आप लोग सब जानते हो, जानना भी चाहिए आपको, न्यूक्लियर में आता है रेस्ट मास जो होता है इसका, वो होता है 0.536 समथिंग होता है, बट अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन के अंदर इतना दिया हुआ है आपको कि 0.5 MeV/c², दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी, और सॉरी रेस्ट मास।
और रेस्ट मास एनर्जी की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं रेस्ट मास एनर्जी बराबर क्या होता है, ई नॉट इक्वल टू होता है एम नॉट सी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 0.5, दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी। ओके, देन कैन इमिट दैट कैन इमिट कैल्कोम रेडिएशन। देखो ये एक तरह का रेडिएशन होता है जो न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है। जैसे मान लो कोई गामा डीके होता है ना, तो गामा डीके जब होता है तो उसमें एनर्जी मतलब अल्फा डीके और जब बीटा डीके होता है तो उसके बाद में न्यूक्लियस अल्टीमेटली अनस्टेबल रहता है। जब अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी में आता है ना तो गामा डीके करता है। ठीक है, तो गामा डी के साथ में बहुत टाइप की रेडिएशन बाहर निकलती है और बहुत कुछ हाई एनर्जी की होती है वो, मतलब ठीक है ना। उनमें से एक होता है कैरेनकोव रेडिएशन, बहुत हायर एनर्जेटिक रेडिएशन होता है कैरेनकोव रेडिएशन। सो व्हाइल पासिंग थ्रू वाटर व्हाइल पासिंग थ्रू वाटर, तो यहाँ से आपको ये निकला उसमें वाटर से, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दिया हुआ है आपको 1.5, ध्यान रखना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो आप लोग क्या होता है, देखो उसने दिया हुआ नहीं बड़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट द कंपैरिजन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और रेडिएशन विद द लाइट वेलोसिटी। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्योंकि बिना इसके पता हुए आप लोग नहीं निकाल सकते। तो जब भी रिलेटिविस्टिक का क्वेश्चन आ जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो याद रखना उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अल्टीमेटली आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, समटाइम्स वो आपको वेलोसिटी नहीं देगा बट वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से वेलोसिटी निकाल सकते हो। आप लोग डरना मत इससे ना, इज अप्रोक्सीमेटली। तो क्वेश्चन ये है अपने पास, इज अप्रोक्सीमेटली मतलब आपको मिनिमम एनर्जी निकालना है। द मिनिमम एनर्जी मतलब वो मिनिमम एनर्जी निकालना है जब वो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पार कर जाए। इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी इतनी हो। ठीक है, सो ऑप्शन आपके पास में ऑप्शन नंबर ए उसने दिया हुआ है 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी उसने दिया हुआ है 3.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी उसने दिया हुआ है 0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन नंबर डी उसने दिया हुआ है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना एनर्जी का केवल एक ही फॉर्मूला है, उसने मिनिमम एनर्जी पूछा हुआ है, और रिलेटिविटी में एनर्जी निकालने का बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, दैट इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बस इसी से आप लोग निकाल सकते सीधा एनर्जी। ठीक है, अब m इज इक्वल टू क्या होता है, एम नॉट अपॉन अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई विद द सी स्क्वायर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, आप खुद देखो, इससे v कितना हो जाएगा हमारे पास, v हो जाएगा c अपॉन ईटा, दैट मीन्स अल्टीमेटली कितना हो जाएगा c अपॉन 1.5, दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, सो आप लोग m नॉट सी स्क्वायर तो उसने दिया हुआ है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है m नॉट सी स्क्वायर, देखो आप लोग e नॉट ये दिया हुआ है ना आपको, और अंडरवुड ये आपको 1 माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और फॉर्मूले में भी एक सी स्क्वायर आ रहा है तो ये भी हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लो। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन अंडरवुड 15 225, 225 का मतलब 2.25 एंड माइनस 1 और मल्टीप्लाई विद 1.5, ये ऊपर जाएगा। सो अल्टीमेटली 1.5 यहाँ पे आ जाएगा। देन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है सब, ये जो भी चल रहा है ना वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है। न्यूक्लियस के अंदर जो फिनोमिना होते हैं, जो एनर्जी निकलती है ना, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होती है, ध्यान रखना, क्योंकि न्यूक्लियर हायर एनर्जेटिक फिनोमिना है और वहाँ पर मेगा से कम में बात होती ही नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली शायद आप लोग सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। सो अल्टीमेटली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी, दैट मीन्स योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो ये हमारे पास दो क्वेश्चन थे जो 2011 में आए थे। चलिए फटाफट से वो पहले वाले पे आते हैं हम लोग, जो दिसंबर 2012 में आया था। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दिसंबर में आ रहे हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से मतलब रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दिसंबर में आते हैं।
और मैं देख रहा था कि दिसंबर में ही बहुत से क्वेश्चन आए थे। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द दिसंबर 2012। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दिसंबर में आएंगे आपके ना। अब ये बहुत सिंपल सा एनर्जी वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको दिख रहा है अ म्यून हैज मास, उसने क्या दिया हुआ है, म्यून का मास गिवन है। एम नोट कितना दिया हुआ है 105, वैसे उसने दिया हुआ है बट आपको याद भी रखना है। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मास को देगा, आपसे पूछेगा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल के मासेस अलग अलग होते हैं, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन रूल में क्या होता है, मासेस वेरी कर जाते हैं, इसलिए हम लोग परफेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन रूल इक्वेशंस में फॉलो नहीं करवा पाते, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली एग्जैक्ट मासेस हमें नहीं पता उनके पार्टिकल्स के। तो मोस्ट ऑफ द केस में वो मास देगा आपको, और ये है कि अप्रोक्सीमेटली मास इसी के आसपास रहता है पार्टिकल्स का। बट हाँ, अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन मिल जाती है, आप उसमें एनर्जी कंजर्वेशन चेक करना है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही वेरिएशन आ जाए, थोड़ा बहुत मास वेरिएशन आ सकता है, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो नहीं कर पा रहा, बाकी तो सब सही है। अब आगे देखो, ये आपको गिवन है एंड मीन लाइफ टाइम आपको दिया हुआ है, इसका मीन लाइफ टाइम, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली मैं यहाँ लिख दूँ मीन लाइफ टाइम टी लिखता हूँ। मीन लाइफ टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 2.2 माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है। In its case, the mean distance transferred by the muon of energy 315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर आपको एनर्जी भी गिवन है, कितना है 315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिफोर डिकेइंग, मतलब अल्टीमेटली आपसे पूछा हुआ डिस्टेंस। क्लियर? उसने क्या बोला, द मीन डिस्टेंस, दैट मीन्स अल्टीमेटली उसने डिस्टेंस पूछा हुआ है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई विद द वेलोसिटी। तो अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, टाइम तो आपको पता है, आपको वेलोसिटी निकालना है, आपको एनर्जी गिवन है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, E इज इक्वल टू अभी जो ऊपर लगाया था अपन ने एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन अंडरवुड 1 माइनस, आप है ना लैंग्वेज को पढ़ के इतना मतलब खतरनाक लैंग्वेज आपको दिखती है, तो आप लोग डरा मत करो चीज़ों को, ठीक है ना। बहुत ईजी है, में सोचा करो, फॉर्मूले आपको पता ही है, सीधे फॉर्मूले लगाओ आराम, दिक्कत क्या आ रही है। अब आप लोग देख लो, एम नॉट सी स्क्वायर आपको गिवन है 105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन अंडरवुड 1 माइनस वी स्क्वायर, तो आपको निकालना है, तो ये तो रखे अंदर, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और एनर्जी आपको गिवन है 315 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये तो चलो छोड़ो, ये तो हो जाएगा। अब वी की वैल्यू निकालनी तो स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसको एक काम करता हूँ मैं, 105 अपॉन 315 इज इक्वल टू, ऐसे लिख देता हूँ मैं, मुझे वी स्क्वायर निकालना है यहाँ से ना, तो वी स्क्वायर निकालना है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा काट पीट देते हैं। सो अल्टीमेटली ये जब कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/3। आप खुद देख लो, देखो आपको कैलकुलेशन ऐसी आएगी कि आप इजी वे में कर पाओ, आप खुद देखो, अब देखो फटाफट से कितना अच्छे से कट गया हो। तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, बट डरना मत, वो ऐसी देगा आपको कैलकुलेशन जो आप आराम से इजीली कर पाओ, ठीक है ना। तो ये हो गई इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, वी की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे दो तरफ का, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, थोड़ा और सोल्व करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9, शिफ्टिंग कर दो इधर उधर, कुछ नहीं है, तो सोल्व करोगे तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8/9, एंड अल्टीमेटली यहाँ से वी निकालेंगे तो अंडू लेना पड़ेगा आपको, और क्या अंडूट ले लो, 8/9 एंड सी। चलिए वी निकल गया हमारे पास, अब कुछ नहीं है, बस वी आ चुका है, तो इस वी का वैल्यू आप यहाँ रख दो, टी आपको गिवन है तो टी का वैल्यू आप लोग यहाँ रख दो, दोनों वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, तो डी आ जाएगा। डिस्टेंस तो पूछा हुआ इसने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो जब तक जिएगा तब तक भागेगा, तो कब तक जी रहा है वो, 2.2 माइक्रो सेकेंड, ये उसका मीन लाइफ टाइम है ना, तो तब तक वो जी रहा है। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, ये होता है माइनस, ठीक है। और सेकंड तो सेकंड ही से कोई दिक्कत नहीं है, सी एम के एस डायमेंशन में ले रहे हैं हम लोग, तो एम के एस में सेकंड ही होता है, तो सेकंड को छोड़ दो। अब अल्टीमेटली मल्टीप्लाई विद द वी, वी मतलब अंडरवुड 8/9 मल्टीप्लाई विद द सी, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन तो उसकी एम के एस में, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सोल्व कर लो इसको बस, और कुछ नहीं है।
तो आप लोग सोल्व कर लेना। वैसे इसका आंसर सोल्व करना इतना आएगा, एम के एस में, ये तो सब कुछ एम के एस में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1.98 किलोमीटर, ये आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट लाइक दिस। आप खुद सोल्व कर लो, देखो ऐसे कर लेना। 10 टू द पावर -6 है, 10 टू द पावर 10 है, 8 है, तो कितना हो जाएगा, बच जाएगा 10 टू द पावर 2 बच जाएगा। ओके, ये आपका 9 है, 9 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 9 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो ये 10 टू द पावर 2 बच रहा है। सो 2.2 मल्टीप्लाई विद द 2.2 मल्टीप्लाई विद द अंडर रूट 8 कितना होता है, 2 अंडर रूट 2, है ना। 4 मल्टीप्लाई विद द 2 दैट इज द 2 अंडर रूट 2, और 2 अंडर रूट 2 को हम लोग 1.414 लिख सकते हैं। सो 2.2 मल्टीप्लाई विद द 2 मल्टीप्लाई विद द 1.414, ठीक है। So after solving it, you will get multiply with 10 to the power 9, sorry 2, that means 19.8 multiply कर दो, 2 दूना 4, 4 दूनी लाइक, तो 19.8 and ultimately multiply with the 19.8, यहाँ पे लिखा है मैंने यार, ओके 19.8 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 2 मीटर, इसको आप लोग किलोमीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.98। सो इट इज इजी। चलिए भैया अगला क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट तो हम लोगों ने नीचे कर ही लिया, ये आप लोगों ने देख लिया, एक बार और देख लो इसको फटाफट से, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। और चलिए भैया नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है वो दिसंबर 2014 में आया था। अब देखो वापस दिसंबर आ गया ना। सो ये जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू, ये आपका है दिसंबर 2014, यहाँ मैं लिख देता हूँ दिसंबर 2014, है ना। चलिए, अकॉर्डिंग टू द STR स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, द स्पीड v ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड टोटल एनर्जी E। बस सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करना। अभी बंदे उसने v पूछा हुआ है, एनर्जी दी हुई है, एनर्जी की फॉर्म में आपके आंसर है ना, रेस्ट मास आपका m है, तो हम लोग जानते हैं अगर m रेस्ट मास है तो रेस्ट मास के लिए क्या होता है, ये m नोड हम मानते हैं रेस्ट मास, हम ना नॉर्मली हम लोग m नोड मानते हैं रेस्ट मास, उसने m दिया हुआ है तो कन्फ्यूजन की जरूरत है ही नहीं आपको, बस यहाँ से स्क्वायर निकाल लो। सो अल्टीमेटली स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, m नोड स्क्वायर E4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बस हो जाएगा ना। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस, अभी ऊपर अपन ने सोल्व किया ही था ना तो दिक्कत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब इतने सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स के, ध्यान रखना ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स जो है ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, आप लोग इस पार्ट में स्कोर कर सकते हो, दैट मीन्स इट इज़ अ स्कोरिंग पार्ट, ध्यान रखना है ना। तो आप लोग को क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसमें से। और अपने लिए प्लस पॉइंट अब ये है कि रिलेटिविटी में से ना एक तो वो आते हैं क्वेश्चंस जो पहले हम लोग कर चुके हैं, वेलोसिटी से और क्या बोलते हैं लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से जो आते हैं वो हम लोग कर चुके हैं, बट यहाँ ना वहाँ तो आप लोग को समझना पड़ेगा चीज़ों को कि कैसे कैसे सोल्व करते हो, है ना। यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं है, यहाँ तो बस फॉर्मूला लगाओ आंसर लाओ, इतना सिंपल सा काम है ना, फॉर्मूला लगाओ आंसर लाओ, और कुछ चुनिंदा फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले भी नहीं है, ठीक है ना। सो हम लोग क्या करते हैं आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं। और ये पार्ट इस बार रिलेटिविटी, देखो रिलेटिविटी का एक क्वेश्चन तो आना है तो कंफर्म है, लास्ट टाइम नहीं आया वो एक लक था या फिर बैड लक मान लो या फिर एक डेस्टिनी मान लो, कुछ भी बोल दो, किस्मत की बात थी कि वो नहीं आया, अदरवाइज रिलेटिविटी का एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। और इस बार दिसंबर वाला पार्ट है अपने पास, सो लकीली आपके पास दिसंबर में आप देख लो कि रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, हर बार दिसंबर में रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, और ये रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, तो इस तरह से हमारा आ रहा है। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है इसका।
जस्ट आपको केवल कैलकुलेशन करनी थी और ये हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट एंड दिस इज द आंसर। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है और कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द दिसंबर 2015 है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दिस, आप लोग देख लो, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m with a velocity v if t r denote relativistic kinetic energy। अब देखो भैया एक और चीज़ समझो, जब भी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी ना, तो ऐसा मत कर देना कि हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो और एम बराबर एम नॉट अपॉन ऐसा कुछ नहीं करना। हाफ एम वी स्क्वायर होता है नो रिलेटिविस्टिक के अंदर। रिलेटिविस्टिक अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की बात आ रही है ऑलवेज हमेशा, तो रिलेटिविटी में काइनेटिक एनर्जी का केवल एक ही फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। इसके अलावा रिलेटिविस्टिक में काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप नॉन रिलेटिविस्टिक की बात करते हो, एन फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक, आर फॉर द रिलेटिविस्टिक, तो नॉन रिलेटिविस्टिक में ऑलवेज जो फॉर्मूला वर्क करता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम एक कांस्टेंट मास है जिसे हम लोग रेस्ट मास भी बोल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला वर्क करता है नॉन रिलेटिविस्टिक के अंदर। बस ये दो फॉर्मूले हैं। आपको तो सीधा सा पूछा हुआ है कि टी आर माइनस टी एन अपॉन टी आर निकालो, तो निकाल लो, दिक्कत क्या है उसमें। अब यहाँ से आपको टी आर निकालना है तो टी आर निकाल लो। टी आर बराबर कितना होता है, ऑलवेज हम लोग जानते हैं ई माइनस एम सी स्क्वायर। ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। और ऑलवेज हम लोग ये भी जानते हैं कि एम बराबर क्या होता है, एम नॉट अपॉन अंडररूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो बस इसको सोल्व कर लो, एम नॉट सी स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन अंडररूट 1 माइनस, अब उसने वी स्क्वायर का आपको वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 0.01 स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड माइनस 1। सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन अंडररूट 1 अपॉन अंडररूट 0.00001, सॉरी एक ज़्यादा लगे 02, सॉरी एक 0 मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है अब ठीक। अब देखो -1, सो अल्टीमेटली इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो आई थिंक, बट सोल्व करने का इतना कोई आपको नीड लगेगा नहीं, केयर फिर भी आप लोग इसको सोल्व करना बाद में कर लेना। फिलहाल हमें जो निकालना है उस पर गौर फरमाते हैं हम लोग। टी आर माइनस टी एन अपॉन टी आर, ये आपको निकालना है। तो टी आर माइनस टी एन अपॉन टी आर, ये हमें निकालना है। तो टी आर तो हमारे पास अवेलेबल है ही सही, सो अल्टीमेटली इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस टी एन अपॉन टी आर, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना हम लोग। दैट मीन्स 1 माइनस टी एन का वैल्यू रख दो हाफ एम नॉट वी स्क्वायर अपॉन टी आर का वैल्यू रख दो एम नॉट सी स्क्वायर 1 अपॉन अंडररूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ओके, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, अब कितना बच गया 1/2 बच गया, ठीक है। एंड v इज इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास 0.01 सी, सो यहाँ से v अपॉन सी बराबर कितना हो जाएगा 0.01, तो ये वैल्यू पुट कर दो। सो अल्टीमेटली हमें जो निकालना है उसमें 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दैट मीन्स 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 0.01 का होल स्क्वायर और अपॉन 2 तो पहले से ही थे। एंड अल्टीमेटली नीचे क्या है 1 अपॉन अंडररूट 1 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर माइनस 1। सोल्व तो करना पड़ेगा, आप लोग सोल्व कर लेना, इसको थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, बट इसका आंसर आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻5, क्योंकि ये एक रेशो है इसलिए इसकी कोई डायमेंशन आएगी नहीं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो आप लोग इसको एक बार। ओके, so now a relativistic particle moves with a constant velocity v with speed to the laboratory frame। ध्यान देना, ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है वो उसने दिया हुआ है, आप एक बार फिर से ये नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन मतलब है कौन से ईयर का। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए दिसंबर 2016 का है, दिसंबर में ऐसा है क्वेश्चन। तो चलिए एक बात ध्यान देना, इसने क्या दिया हुआ है, लेबोरेटरी फ्रेम। ध्यान देना, लेबोरेटरी फ्रेम जो होती है ना, नॉर्मली ये स्टेबल फ्रेम होती है, एस फ्रेम होती है, और एस फ्रेम जो होती है वो स्टेबल फ्रेम होती है ना। स्टेबल फ्रेम से जो भी हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, एक बात ध्यान देना, स्टेबल फ्रेम से जो भी हम लोग मेजरमेंट लेते हैं वो रियल नहीं होते। रियल जो होता है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होता है। क्लियर? रियल जो होते हैं वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होता है, लेबोरेटरी के अंदर रियल होते नहीं है। ओके, चलिए अब आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है इफ टाइम तो दिया हुआ है मेजर्ड इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल। रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल में आपका कितना मेजरमेंट दिया गया है, तो पहली बात तो ये है कि हम लोग एक काम करते हैं, टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लग देता है पहले, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। टाइम डायलेशन मतलब टाइम का डायलेट होना, तो एक्चुअल टाइम जो होगा उससे आपका टाइम ऑलवेज क्या होगा, डायलेट होगा, मतलब ज़्यादा होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। ऑलवेज जो टो है वो मेजर्ड है, और ये आपका एक्चुअल टाइम है, जो आप मेजरमेंट लोगे वो तो टो रहेगा। दैट मीन दिस इज फ्रॉम द एस फ्रेम, दिस इज फ्रॉम द सी फ्रेम, मतलब एस डैश फ्रेम, ठीक है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, ये बात आपको समझ में घाट बांधनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें आना है। तो इसने बोला है कि इफ टो इज द टाइम मेजर्ड इन द रेस्ट फ्रेम। किसकी रेस्ट फ्रेम? पार्टिकल की रेस्ट फ्रेम। समझ आ रहा है आप लोगों को? पार्टिकल की रेस्ट फ्रेम में उसने टो दिया हुआ है टाइम। अब एक बात समझना, मैंने आपको समझाया था उस टाइम भी, ये बस समझने का फेर है और कुछ नहीं है। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल m1 है, ये कोई पार्टिकल m2 है, ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर ये दोनों टकरा रहे हैं, टकराएंगे, इसे ऑब्वियस सी बात है। अगर आप लोग इस घटनाक्रम के, इस इंसिडेंट के ऊपर खड़े होकर मेजरमेंट लोगे, सेंटर ऑफ मास, इस घटनाक्रम के सेंटर ऑफ मास में खड़े होकर मेजरमेंट लोगे, तो जितने टाइम में ये इंसिडेंट कंप्लीट होगा वो कहलाएगा आपका एक्चुअल टाइम टर्न आउट, क्योंकि आप उस एक्चुअल इवेंट के ऊपर खड़े हो, मतलब उस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो। तो अगर हम लोग पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास से उसका इंसिडेंट का मेजरमेंट लेते हैं तो वो कहलाती है सी फ्रेम। वो क्या कहलाती है? सी फ्रेम। अब आप एक चीज़ समझना, पार्टिकल मूव कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, पार्टिकल जो टकरा रहे हैं, ये जो ब्रह्मांड यूनिवर्स के अंदर ये जो हो रहा है सिस्टम पूरा, क्योंकि मैं यूनिवर्स की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि STR मोस्ट ऑफ द केसेस में यूनिवर्स के मतलब धरती के बाहर, अर्थ के बाहर ही होती है। अर्थ पर हम लोग जो चीज़ें देखते हैं वो सारे फिनोमिना वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम होते हैं, बट आउट ऑफ द अर्थ जितने फिनोमिना होते हैं वो सारे मोस्ट ऑफ द STR में होते हैं। और ये सब आइंस्टाइन ने लिया था मेजरमेंट। क्या आइंस्टाइन ने कहा था कि आप जो भी यूनिवर्स में मेजरमेंट लेते हो वो सारे इंसिडेंट, वो सारे पार्टिकल्स के जो लाइफ टाइम होते हैं वो सब गलत होते हैं, बिकॉज टाइम डायलेशन कंसेप्ट काम करता है वहाँ पे। तो आप जो भी मेजरमेंट लोगे, आप लोग कहाँ से मेजरमेंट लोगे? आप लोग अर्थ से मेजरमेंट लोगे। अर्थ में आपकी क्या बनी हुई है? अर्थ में आपकी लैब बनी हुई है, जहाँ से आप लैब से मेजरमेंट ले लो। तो और अर्थ अपने रेस्पेक्ट में जहाँ से हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, हमारे रेस्पेक्ट में अर्थ क्या है? स्टेबल फ्रेम है। स्टेबल फ्रेम का मतलब क्या होता है? एस फ्रेम है, इसलिए हम लोग एल फ्रेम बोल सकते हैं इसको। एल फ्रेम मतलब लेबोरेटरी फ्रेम, और उसी को हम लोग एस कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं जो स्टेबल होता है। और सी फ्रेम जो है वो मूविंग होता है ना, क्योंकि यहाँ पार्टिकल है, पार्टिकल तो मूव कर रहा है। और नॉर्मली एस डैश फ्रेम जो होती है वो मूविंग फ्रेम होती है, तो मूविंग फ्रेम को हम एस डैश फ्रेम बोलते हैं। और इसमें जो घटनाक्रम रहते हैं वो एक्चुअल मेजरमेंट होते हैं टाइम में।
बट यहाँ जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं वो टाइम डायलेट होता है और उसका फॉर्मूला होता है ये वाला टाइम डायलेशन का। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब क्वेश्चन में एक चीज़ देखना, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इन टाइम टॉप मेजर्ड इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की रेस्ट फ्रेम, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल की रेस्ट फ्रेम कौन सी होगी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम होगी। ध्यान देना, फिर समझना, पार्टिकल की रेस्ट फ्रेम कौन सी होगी, सेंटर ऑफ मास। क्योंकि अगर मान लो कार चल रही है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप कार के अंदर बैठे हो, ऑब्वियसली बात, अगर आप कार के अंदर बैठे हो तो आपके रेस्पेक्ट में तो कार बेसिकली रुक रही है। अगर आप बाहर खड़े हो तो कार चल रही है, बट आप कार में बैठे तो रुक रही है। दैट मीन्स पार्टिकल का रेस्ट फ्रेम अगर हम लोग बांधते हैं तो वो कौन सा होगा, एस डेज फ्रेम होगा। हाँ, अगर आप लोग खुद का रेस्ट फ्रेम मानते हो तो वो अर्थ है, बट पार्टिकल का रेस्ट फ्रेम कौन सा होगा, खुद का। दैट मीन्स एस डेज फ्रेम से हम जो बात करते हैं, जो टाइम मेजरमेंट है वो टो दिया हुआ है आप लोग को, और फॉर्मूले के अंदर हम उसको टो नोट लेते हैं ना, तो हम लोग के फॉर्मूले में जो टो नोट है वो इस क्वेश्चन के अंदर टो है अल्टीमेटली। समझ में आ रहा है आपको। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, और वो डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट होनी चाहिए, वो डिस्टेंस मेजरमेंट होनी चाहिए बेसिकली हमारी तरफ से, जहाँ से हम मेजरमेंट ले रहे हैं। द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल इन द लेबोरेटरी फ्रेम, लिखा हुआ है ना लेबोरेटरी फ्रेम, लेबोरेटरी का मतलब हम उसको मेजरमेंट ले रहे हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, अगर हमने इसको टी नोड को टी मान लिया इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, इसको हम अपने मन से कुछ और मान लेते हैं, तो हम टोडेश मान लेते हैं। सो टोडेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टो अपॉन अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो अल्टीमेटली टोडेश जो है वो टाइम मेजरमेंट होगा लेबोरेटरी फ्रेम से, जहाँ से हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं। तो लेबोरेटरी फ्रेम से अगर हम लोग को डिस्टेंस मेजरमेंट लेना है, तो लेबोरेटरी फ्रेम में वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद द लेबोरेटरी फ्रेम में टाइम। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी। बस केवल समझने का फ्रेम है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला रखा हुआ है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बस इजीली क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने गलती से इस रेस्ट फ्रेम को एल फ्रेम मान लिया, जो कि हम लोग नॉर्मली मानते हैं, तो फिर आपका आंसर ना ये वाला आ जाएगा गलती से, इसलिए गलती मत कर देना। उसने पार्टिकल का रेस्ट फ्रेम बोला हुआ है, पार्टिकल का रेस्ट फ्रेम होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जहाँ पार्टिकल खुद रखा हुआ है ना। चलिए आगे आते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। So a relativistic particle of mass m and charge e is moving in a uniform. Okay, relativistic में चार्ज भी आ गया, मास भी आ गया, सभी आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको है ना ये सब कुछ दिया हुआ है, रिलेटिविस्टिक मास दिया हुआ है आपको, m चार्ज e दिया हुआ है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड e दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0, हाउ मच टाइम विल टेक द रीच। ओके, c/2 स्पीड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। जब भी देखिए चार्ज की बात हो जाएगी ना, तो कोई भी पार्टिकल अगर चार्ज पार्टिकल होगा ना, तो एक बार ध्यान रखना, चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और फोर्स इज इक्वल टू बताओ, हम जानते हैं नॉर्मली क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास को हम लोग एक काम करते हैं एम डैश मान लेते हैं, और एक्सीलरेशन को ए। एम डैश इसलिए बिकॉज उसने पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक मास एम दिया हुआ है, पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक मास एम दिया हुआ है, तो मुझे जो नॉर्मल रेस्ट मास है उसको एम डैश मानना पड़ेगा। कुछ भी मान लो आप लोग, आप एम नोट मान लो, कोई दिक्कत नहीं उसको ना, एम नोट मान सकते हो आप लोग, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन। सो अल्टीमेटली एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ई अपॉन एंड एम डैश। अब देखो उसने टाइम वगैरह की बात करी है कि t बराबर 0 पर ये है, c ये है, तो हम लोग यहाँ पर न्यूटन्स लॉ यूज में ले सकते हैं। सो हम लोग एक काम करते हैं, फ्रॉम द रेस्ट बोला हुआ उसने t बराबर 0 पर, इसका मतलब हम लोग न्यूटन्स लॉ की जब बात करते हैं तो v इज इक्वल टू नॉर्मली क्या होता है, एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई विद द टाइम, ठीक है। और उसका जो स्पीड है वो c/2 दिया हुआ है, तो हम लोग v का वैल्यू रख देते हैं c/2, और a जो है a हम लोगों ने निकाल लिया, a कितना है, ई अपॉन एम डैश, एंड अल्टीमेटली टाइम तो हमारे पास यही सी। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा,
सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास C and M dash it is equal to the twice of E and ET है ना। चलिए, तो अब कुछ नहीं करना है इसमें, आपको t बराबर निकालना है, तो यहाँ से t निकल जाएगा। सॉल्व करने के बाद में t इजीली कितना हो जाएगा सी एम डैश अपॉन ट्वाइस ऑफ ई ई। ओके ना, अब एम डैश जो है मूविंग मास आपका है, तो इसको हम लोग रेस्ट मास, उसने एम दिया हुआ है ना, सो एम अपॉन इसको बोल देते हैं अंडररूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम डैश तो मूविंग मास है, एम हमने लिख ही दिया, और सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ई ई, ये हो गया हमारे पास। ओके, तो अब आपको उसने बोला है वो टाइम निकालना है जब v इज इक्वल टू कितना हो c/2 हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, v इज इक्वल टू c/2 पुट कर देते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर। तो जैसे आप इसको पुट करोगे, सो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी एम अपॉन अंडररूट 1 माइनस 1/2 एंड c अपॉन ट्वाइस ऑफ ई ई। तो इसको सोल्व कर लो, और सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपका है c/2, मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो फिर ये कितना हो जाएगा अल्टीमेटली 1 अपॉन अंडररूट 3, बिकॉज यहाँ 1/2 से ये 2 कट जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडररूट 3 बच जाएगा, और अंडररूट 3 बच जाएगा, तो फिर ये इतना हो ही जाएगा। यहाँ पे सी स्क्वायर मैंने रखा हुआ है, सो सी स्क्वायर से इतना कोई इफेक्ट। ओके, ये सी हमारे पास पहले हम लोगों ने, ये सी मत देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एम सी अपॉन ई ई। अब बस ये टाइम हो गया हमारे पास। अब ये टाइम का ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन जो है वो दिसंबर 2018 में आया था। तो आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दिसंबर में आए थे। तो CSIR नेट में रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स से यही सारे क्वेश्चंस आए थे। अब मैं आपको करवाऊंगा गेट के सॉल्यूशन, ठीक है ना। गेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे हमारे पास, है ना। चलिए, अब हम लोग थोड़े गेट के क्वेश्चन कर लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द गेट। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका गेट 2010 में आया था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए, गेट के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो नेट से इजी होता है। अब नेट में ही आप देखो इतने इजी क्वेश्चन आए थे, तो गेट में कितने इजी आएंगे आप सोचो। आपको यहाँ पे एक टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। मतलब एक पाई नॉट मेसोन है, वो रेस्ट पर था, वो डिके हुआ टू फोटॉन्स में, विच मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। दोनों कहाँ चलेंगे, एक्सिस पे। डिटेक्टेड साइमल्टेनियसली आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, है ना। सो ये t इज इक्वल टू 10 सेकेंड डिटेक्ट हुए हैं इन द इनर्शियल फ्रेम मूविंग विद वी वेलोसिटी। मान लो कोई फ्रेम है जो v से मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द, मतलब कि ये जो डिटेक्शन है वो कहाँ पे हुआ है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, और कहाँ पे हुआ है, इन एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग देखो, आपको क्या निकालना है कि इसका निकालना है टाइम इंटरवल। सो जस्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, टाइम डायरेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप लोग, सिंपल सा। सो जस्ट यहाँ पे आप लोग ये अप्लाई कर सकते हो, डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन अंडररूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 10 अपॉन अंडररूट, वी आपको गिवन है 1 माइनस 0.36 छगना का 36, तो ये कितना हो जाएगा 0.64, और अल्टीमेटली 10 अपॉन 0.8, सो अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग, लाइक 12 पॉइंट, ये हो जाएगा 8 1 2, ठीक है, 16 4 इकट्ठे 8 2 5 8 40, ओके 14.5। सो ये अप्रोक्सीमेट आंसर आप देख लो कहाँ पर आ रहा है। सो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन से अगर मैच करें तो 15 सेकंड आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। चलिए, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल बी
टू पार्टिकल्स ईच ऑफ रेस्ट m कोलाइड्स ऑन स्टिक टुगेदर, मतलब वो पार्टिकल जो है दोनों कोलाइड करते हैं, हेड ऑन कोलिजन, और फिर बाद में स्टिक टुगेदर जुड़ जाते हैं। बिफोर कोलिजन the speed of mass was 0.6 times of speed of light. That means इसकी जो वेलोसिटी है वो लाइट वेलोसिटी का 0.6 टाइम है, ठीक है। द मास ऑफ द फाइनल एंटिटी, आपको फाइनल एंटिटी का मास निकालना है। तो पहले देखो, जब ये दोनों जुड़ गए मतलब स्टिक टुगेदर, दोनों सेम मास के हैं, सो बेसिक बात है E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। अल्टीमेटली ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि जो फाइनल एंटिटी है उसका मास कितना हो जाएगा, सपोज mc², यू कैन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, m तो उसने दिया हुआ है ना मास, सो m तो उसने पार्टिकल का मास दिया हुआ है, इसको हम लोग m डैश बोल देते हैं। m डैश c² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेस्ट मास दिया हुआ है पार्टिकल का, तो पहले पार्टिकल का तो ये हो जाएगा एनर्जी, दूसरे पार्टिकल का ये हो जाएगा एनर्जी, टोटल कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ mc² अपॉन अंडर 1 माइनस v² अपॉन c²। सो आपको तो क्या निकालना है, द मास ऑफ द फाइनल एंटिटी, मतलब आपको m डैश निकालना है। सो c² एलिमिनेट कर दो, ठीक है। v इज इक्वल टू पुट कर दो 0.6 c, ये पुट कर दो, सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, m डैश इज इक्वल टू m ट्वाइस ऑफ m अपॉन अंडर 1 माइनस वो 0.36, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 2m अपॉन वही 0.64, वही कैलकुलेशन होगी सिंपल सी, दैट मीन्स 0.8 हो जाएगा ये, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई विद द 10 अपॉन 8m, सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, दिस इज द 5, दिस इज द 2, सो अल्टीमेटली हो जाएगा 5/2m। ओके, सो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। रोड ऑफ प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर लेंथ आपको गिवन है रोड का। प्रॉपर लेंथ का मतलब ये होता है जो उसकी एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल लेंथ कहाँ से मेजरमेंट लेते हैं हम लोग, एक्चुअल लेंथ लेते हैं हम लोग सी फ्रेम से, ओरिएंटेड टू द एक्स एक्सिस मूव्स विद स्पीड 2c/3। इसका मतलब आपका जो फ्रेम है, जो आपकी एक्सिस है, वो मूव कर रहा है 2c/3 से, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस, वेयर c is the speed of the light in a free space। okay, तो बताइए हमें, the observer is moving along, the observer is also moving along x axis with speed c/2। तो ऑब्जर्वर का स्पीड कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे, c/2 दिया हुआ है, विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम द लेंथ ऑफ द रोड, तो आपका लेंथ निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा उसका वेलोसिटी, है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, वो खुद मूव कर रहा है, और आपका फ्रेम है वो भी खुद मूव कर रहा है, ठीक है, फ्रेम भी मूव कर रहा है ना, और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। दैट मीन्स ये मूव कर रहा है 2c/3 से, है ना, और ये मूव कर रहा है c/2 से। अब हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना एक्चुअली में जो आपका रोड है वो मूव करता है v वेलोसिटी से। सो आपका जो रोड है वो मूव करता है, और वो रोड आपका यहाँ पर अवेलेबल है, ये आपका रोड है जो मूव कर रहा है। तो एक्चुअली में मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे इस रोड का वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, है ना। ये आपका दिस फ्रेम मतलब ये एस डैश फ्रेम मान लीजिए, बिकॉज ये मूव कर रहा है, तो दिस इज द मूविंग फ्रेम अल्टीमेटली, ठीक है। और ये आपका रोड है, और इसका स्पीड आपको दिया हुआ है, दिस इज द पार्टिकल, तो पार्टिकल का स्पीड आपको गिवन है, फ्रेम का स्पीड आपको गिवन है, दोनों ही चीज़ें गिवन है आपके पास में ना। तो अगर दोनों गिवन है तो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द रोड विद रेस्पेक्ट टू द मूविंग फ्रेम,
और कि तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, यू एक्स माइनस वी अपॉन यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, यही तो होता है। तो मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा तभी तो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ लेते हैं फॉर्मूला, वो क्या होता है, वो ये होता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जो v होता है वो रोड का वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पे रोड का वेलोसिटी आपको गिवन है रेस्ट फ्रेम के रेस्पेक्ट में, है ना। तो अगर मैं रेस्ट फ्रेम से रोड का लेंथ मेजरमेंट लूंगा तब तो मैं v इज इक्वल टू ये ले सकता हूँ, बट उसने बोला है कि जो ऑब्जर्वर है, मतलब जिसको लेंथ ऑब्जर्व करनी है, वो खुद मूव कर रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ से उसका लेंथ मेजरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पहले उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो चलो स्पीड निकाल लेते हैं, यहाँ से रोड का स्पीड निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, यू एक्स दैट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द रेस्ट फ्रेम माइनस स्पीड ऑफ द मूविंग फ्रेम अपॉन 1 माइनस 2c अपॉन 3 एंड c अपॉन 2 एंड 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कैंसिल हो ही जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा हमारे पास। एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो एलसीएम कितना जाएगा, 4c माइनस 3c अपॉन 6 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। सो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा हमारे पास, ओके सो दिस इज द c बाई 6 है ना, c बाई 6 एंड मल्टीप्लाई विद द 3 2 by 3 so 3 by 2 okay 3 by 2 okay and so ये कितना हो जाएगा हमारा c by 4 ओके c by 4 है ना। सो अल्टीमेटली इट इज c by 4। अब ये c by 4 जो है इसके रेस्पेक्ट में होगा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, l नॉट जो प्रॉपर लेंथ है अंडररूट 1 माइनस 1 by 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वेलोसिटी ये भी निकलेगा जो भी आपका है वो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, यही आपका यू एक्स डैश है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास अंडररूट 16 4 16 होता है, 16 मतलब 15 बाई 16 ओके एंड मल्टीप्लाई विद द एल नॉट। अब आप लोग कैलकुलेट करो इसमें कितना आता है ना, अंडररूट 15 अपॉन 4, so ultimately I think this should be 0.97। कर लेना कैलकुलेट आप लोग, 0.97 आएगा इसका आंसर, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 16 का मतलब उतना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया, ये तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो गया, और एग्जैक्ट निकालना है तो आपको अंडरूट लेना पड़ेगा इसका, है ना, ले लेना अंडरूट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं, द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ द न्यूटन्स लॉ। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। न्यूटन्स लॉ हम लोगों ने ऊपर भी निकाला था, सेम क्वेश्चन आया था नेट के अंदर भी, है ना। तो dp अपॉन dt होता है न्यूटन्स लॉ, dp अपॉन dt होता है। सो अल्टीमेटली p बराबर क्या होता है, अब यहाँ पे इसने वो नेट वाले क्वेश्चन की तरह कंडीशन नहीं दी हुई कि एट t इज इक्वल टू 0 समथिंग इज इक्वल टू पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो अगर वो देता तो हम लोग इंडिकेट करते, बट यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। सो अल्टीमेटली आपको ये करना पड़ेगा, एम नॉट वी अपॉन ये हो जाएगा अंडररूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग ऊपर भी रख चुके हैं। सो जस्ट जहाँ पे एम नॉट रेस्ट मास है, रेस्ट मास कभी चेंज नहीं होता, और सी लाइट वेलोसिटी है वो भी कभी चेंज नहीं होती। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी पी अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो चेंजेबल है नहीं, तो ये v अपॉन इसका u अपॉन v से कर देंगे, तो नीचे वाले का स्क्वायर करना पड़ता है, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, फिर नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही आता है 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 1/2। ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ये v डैश कर दो इसको, माइनस 1 को 0 कर दो, माइनस ये v का होगा तो 2v आ जाएगा, 2v अपॉन सी स्क्वायर, है ना। और अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो ये अंडररूट में था, तो अंडररूट में क्या हो जाएगा, अंडररूट आगे आ जाएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो 1/2 माइनस 1, अल्टीमेटली माइनस का 1/2 है ना।
तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन नीचे वाली क्वांटिटी का। ओके, एंड ऊपर वाली क्वांटिटी और ये वी डैश तो रहेगा, ऊपर वाली क्वांटिटी सेम वही की वही रहेगी, दैट मीन्स वी तो वही का वही रहेगा। अब इसको आपको बस थोड़ा सेट करना है और कुछ भी नहीं है, थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं हम लोग। सेट इन द सेंस अगर आप इसको देखोगे थोड़ा सा सॉल्व करोगे, सो करते हैं सेट, वही तो आपका क्वेश्चन है, यही तो आपका एफ है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी, और इसी को तो सेट करना है आप लोगों को। क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ है आपको, दिया हुआ क्या है, एम नोड तो ठीक है सही है, एम नोड तो हर ऑप्शन में आ रहा है, तो एम नोड तो यहाँ भी आ रहा है, एम नोड यहाँ भी आ रहा है, एम नोड यहाँ भी आ रहा है, हर जगह एम नोड आ रहा है। वीडेश यहाँ पर अवेलेबल है तो इसको बाहर निकाल लो, वीडेश मतलब होता है डी वी अपॉन डी टी है ना, तो ये वीडेश को बाहर निकाल लो, और वीडेश यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब बचे हुए जो ऑप्शन हैं उनमें से अब एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा आपको, और तो क्या है, ले लो भैया, इसमें से इसको बाहर निकालो तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो बाहर निकाल लो। ओके, अब एलसीएम लेना पड़ेगा, और क्या, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये अंडर में है ना, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इधर देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, ये माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, सो अल्टीमेटली ये प्लस, ये v अपॉन सी स्क्वायर है और ये v है, सो इट शुड बी v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड दिस इज 1 अपॉन अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, so now just do the LCM. Okay, so now we are going to do the LCM, तो यहाँ पे LCM आपको लेना पड़ेगा। सो LCM लोगे तो कितना हो जाएगा, एम डैश वी डैश अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, सो ये 3/2 हो जाएगा, देन ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और जब ऐसा होगा सो हमारे पास बचेगा कितना, अंडर रूट 1 माइनस, ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है और ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। ओके ओके, so the finally we can say that this replaced by this, and f is equal to m naught upon under root 1 minus v square upon c square, 1 upon 1 minus v square upon c square। v डैश को हम लोग डी वी अपॉन डी टी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एलसीएम ले लो, ये तो क्या बन गया हमारे पास, m बन गया, दिस इज द m मूविंग मास, और अगर मैं एलसीएम लूँगा तो सी स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एंड अल्टीमेटली दिस डी वी अपॉन डी टी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास गेट 2013 में आया था, आई थिंक दिस इज फ्रॉम द गेट 2013 है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो 14 का है, so gate 14 का है, if the half life of an elementary particle which is moving with the speed 0.9 c, तो आपका पार्टिकल है जो उसका स्पीड आपको गिवन है 0.9 c, ये तो उसका एक्चुअल सॉरी ये तो उसका मूविंग वेलोसिटी है। लेबोरेटरी फ्रेम से उसने हाफ लाइफ देखा तो कितना आया, 5 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर माइनस 8। दैट मीन्स लेबोरेटरी फ्रेम से हम जब भी कुछ ले लेते हैं ना तो डाइल्यूट मेजरमेंट होता है। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि वो बड़ा हुआ थोड़ा सा मेजरमेंट होता है। सो वी कैन से दैट डाइल्यूट टाइम इज इक्वल टू कितना है उसका, 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। प्रॉपर पूछा हुआ है, प्रॉपर का मतलब टोनोड उसने पूछा हुआ है। सो फ्रॉम द टाइम डायलेशन फॉर्मूला वी कैन से दैट टोनोड अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ से आपको टोनोड निकालना है। सो अल्टीमेटली टोनोड इज इक्वल टू टो मतलब 10 टू द पावर माइनस 8 एंड अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर का मतलब एक्चुअली में आपको दिया हुआ है 0.9। अब सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये तो स्क्वायर ही बच जाएगा,
सो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आप सोल्व करोगे इसको तो 2.18 और 10⁻⁻8 सेकेंड आपका आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग इट। सो अल्टीमेटली जो ब्रैकेट आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपका 2.18 अप्रोक्सीमेटली आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से। एन इनर्शियल फ्रेम as two events A and B take place at CTA, ये 15 का क्वेश्चन है ना, गेट 15 का। ये आपको गिवन है सब कुछ रेस्पेक्टिवली। द टाइम एट विच दीज इवेंट्स टेक प्लेस इन अ फ्रेम एज डैश विच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 0.6c। आपका फ्रेम मूव कर रहा है ना 0.6c से विद रेस्पेक्ट टू एज डैश फ्रेम। दैट इज यू हैव टू गिवन दैट आपके पास में दो इवेंट हैं ए एंड बी। आपको सी टी ए आर टी ए सब कुछ दिया हुआ है, मतलब पोजीशन भी आपको दी हुई है। अल्टीमेटली अगर आपको पोजीशंस दी हुई है ना तो आपको ना यही फॉर्मूला लगाना है, दैट मीन्स टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। आप लोगों का अगर ध्यान हो तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, तो इस फॉर्मूले में पोजीशन भी आ रही थी आपकी, तो ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे बेसिकली ना उसने यहाँ पे ये y के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब आपका जो फ्रेम है y में मूव कर रहा है, सॉरी आपका जो पार्टिकल है वो y में मूव कर रहा है। सो r भी उसने y के अंदर दिया हुआ है। सो उसने वेलोसिटी दिया हुआ है पार्टिकल का, कितना दिया हुआ है 0.6c उसने वेलोसिटी दिया हुआ है। सो अल्टीमेटली अगर मैं फॉर्मूले यूज़ करूँगा यहाँ पे तो वो एक तो इवेंट एक के लिए बात करूँगा मैं, फर्स्ट इवेंट के लिए बात करेंगे। सो फर्स्ट इवेंट के लिए क्या हो जाएगा गामा, गामा विच इज़ 1 अपॉन सिंपली गामा इज विच इज 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर सिंपली। सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गामा एंड टी ए इन द रेस्ट फ्रेम एंड माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर। अब वाई के अंदर दिया हुआ है तो इसको वाई में ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पे आपको उसने एक चीज़ गिवन है फॉर इवेंट ए, फॉर इवेंट ए आपको देखो एक चीज़ गिवन है उसके पास में, दैट मीन्स उसने क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, मतलब टाइम भी जीरो दिया हुआ है, पोजीशन भी जीरो दी हुई है। ओके, तो टी ए विल बी ज़ीरो एंड पोजीशन भी उसने जीरो दिया हुआ है, दोनों उसने जीरो दिए हुए हैं, टाइम और पोजीशन। सो अल्टीमेटली हमारे पास एक चीज़ आ गई है और वो चीज़ ये है कि अगर ये ज़ीरो हो गया और ये ज़ीरो हो गया, सो हमारे पास एक चीज़ है कि सी टी ए डैश ये भी क्या हो जाएगा ज़ीरो, और वो आपको वैसे दिया हुआ भी है सी टी ए डैश ज़ीरो। अगर इवेंट बी की बात करूँ, फॉर द इवेंट बी, ठीक है, सो टी बी डैश इज इक्वल टू गामा टी बी माइनस एंड बी अपॉन सी स्क्वायर बाई। अब उसने पूछा हुआ है, अब हमारे पास ऑप्शंस देखो, सी टी ए डैश तो हर ऑप्शन में आ रहा है तो इसको तो कुछ देखना ही नहीं है। सेकंड नंबर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा भाई सी टी बी डैश कहाँ पे आएगा। चलिए भैया सोल्व करें इस चीज़ को। उसने सी टी बी बराबर 0 दिया हुआ है और आर बी बराबर 2 दिया हुआ है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर आर मतलब पोजीशन, सो उसने पोजीशन कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना, और सी टी बी उसने दिया हुआ है 0, सी टी बी 0 दिया हुआ है, दैट मीन्स उसने अल्टीमेटली टी बी 0 दिया हुआ है। सो अगर ये चीज़ 0 है, इसका वैल्यू उसने 2 दिया हुआ है, गामा हमें पता ही है क्या होता है, गामा इज इक्वल टू होता ही है, तो टी बी डैश आराम से निकाल सकते हैं आप। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना है, ये वी स्क्वायर हो गया अपॉन सी स्क्वायर एंड वी का वैल्यू गिवन है ही सही 0.6 सी अपॉन सी स्क्वायर एंड y आपको गिवन है 2। ओके, सो c से c कैंसिल, अब यहाँ पे c बचा तो c को इधर शिफ्ट कर दो। सो सी टी बी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 मतलब 1.2 अपॉन 6 छंग 36, 1 माइनस 36 मतलब वही
पहले वाली कैलकुलेशन है 0.8 आ जाएगा यहाँ पे। ओके सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12/8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, सो 3/2 आ गया मेरे पास। ओके और एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे ये माइनस चल रहा है तो इसका भी आप लोग को लेना पड़ेगा, माइनस चलता रहेगा, सो -3/2। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए 50 वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 16 के ऊपर मूव ऑन करते हैं, गेट 16। चलिए कलर चेंज, गेट 16, दिस इज द गेट 16। The kinetic energy of a particle of rest mass m naught is equal to the rest mass energy, its momentum in unit of m naught c। ओके मोमेंटम निकालना है, सो कोई दिक्कत नहीं, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी जब भी आ जाए तो एक ही फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी विच इज इक्वल टू mc²। ओके अब आपको दिया हुआ उसने कि रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल ही है आपका काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स TA इज इक्वल टू क्या है m0c², है ना। देखिए अगर T इज इक्वल टू m0c² अवेलेबल है, सो वी कैन सिंपली से दैट के mc² इट जस्ट इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ m0c²। m का मतलब क्या होता है, m0 अपॉन अंडररूट 1 माइनस v² अपॉन c², and c² is just equal to the twice of m0c²। so just cut this quantity c² to c², m0 to m0, and यहाँ से आप लोग उसका वेलोसिटी निकाल लो, इट्स मोमेंटम इन यूनिट m0c², है ना, आपको मोमेंटम पूछा हुआ है ना उसने। सो मोमेंटम इट जस्ट इक्वल टू m0c की डायमेंशन में उसने मोमेंटम पूछा हुआ है, वेयर c इज द लाइट ऑफ द स्पीड इज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग v निकाल लेते हैं पहले एक बार। सो v निकालो यहाँ से, तो v निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो 4 इज जस्ट इक्वल टू द 1/1 माइनस v² c², इसको सोल्व करेंगे। सो 4 v² c² इज इक्वल टू 1, एंड अल्टीमेटली यहाँ से निकालो तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, एंड यहाँ से दिख ही रहा है आपको, इजीली दिख रहा है आपको, तो v बराबर कितना हो जाएगा √3/2c, और अंडरूट लेना पड़ेगा आपको, आराम से निकल जाएगा। मोमेंटम निकालना है ना, तो मोमेंटम का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, दैट इज p² c² प्लस m0² c4 अल्टीमेटली। और यहाँ पे आपको वैसे भी उसने दिया हुआ है ना कि जो E है आपका, वो E इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ m0c², यही तो आपका E है। सो हम क्या करें यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ m0c² लिख देते हैं, और ये हो जाएगा p² c² प्लस, और इसका भी स्क्वायर है ना, ओके। सो p² c² m0² c4, अब ये 4 हो जाएगा, m0² हो जाएगा, c4 हो जाएगा, ये दोनों है हमारे पास अवेलेबल। सो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास कितना हो जाएगा मोमेंटम, सो ये मोमेंटम हो जाएगा p² c² इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ m0² c² c4, सॉरी c² से c4 कटेगा तो 2 बार बच जाएगा। सो p इज इक्वल टू जाएगा √3 m0c, 1.7 समथिंग लाइक 1.732। सो दिस इज द परफेक्ट मोमेंटम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1.732। वेलोसिटी की आपको ज़रूरत नहीं थी वैसे तो, बट फिर भी हम लोग ने वेलोसिटी निकाल दिया तो उससे वेरीफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सीधा ही आपको मोमेंटम आ जाएगा 1.7। उसने बोला है कि अप टू 2 डेसिमल, सो आपको 1.73 लिख देना है, कोई दिक्कत है ही नहीं। 2 डेसिमल तक तो लिख ही सकते हैं आराम से, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से। इन एन इनर्शियल फ्रेम, ओके, टाइम भी दिया हुआ है और पोजीशन भी दी हुई है। जब टाइम और पोजीशन दोनों ही गिवन है तो हमें लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले यूज लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इन एन इनर्शियल फ्रेम एज एन ऑब्जर्वर फाइंड टू इवेंट्स occurring at the same time at coordinate x is equal to 0 and x2 is equal to 2d, मतलब अल्टीमेटली आपको t1 t2 निकालने पड़ेंगे। A different inertial frame is which is move with the velocity with respect to s frame। कंडीशन तो वही की वही है सारी जो हम लोग फॉर्मूला में यूज लेते हैं। तो ऑब्जर्वर, कलर चेंज कर लूँ मैं पेन का, रुको 1 मिनट, अच्छा वाला कलर लेंगे, ये ले लेते हैं ग्रीन कलर, ओके। So an observer in a S dash also notices that these two events and finds them to occur at T dash, okay, ठीक है। That means आपको S dash फ्रेम का टाइम दिया हुआ है, S dash फ्रेम की पोजीशन आपको दी हुई है गामा, ये सब नॉर्मल है, और S dash फ्रेम के अंदर आपसे पूछा हुआ है कि उसका टाइम और पोजीशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले अप्लाई करो और क्या। एस फ्रेम का आपको पता है तो एस डेश फ्रेम का निकालने में प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि दो है इवेंट, तो टी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और एक्स डैश। अब दो इवेंट के लिए आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स टी टू डैश माइनस टी वन डैश आपको निकालना है। सो गामा तो बाहर ले लो, सो ये कितना हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन एंड माइनस v अपॉन सी स्क्वायर x2 माइनस x1 है ना, यही तो होता है। ये कुछ नहीं है यहाँ पे ना, ये हो जाएगा, ओके। अब आपको कुछ दिया हुआ है, कुछ निकालना है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, ठीक है। सो ये एक तरह से ये हो जाएगा डेल्टा टी डैश आपको निकालना है। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डेल्टा एक्स, है ना। अब आप देखो ऊपर क्या क्या किया हुआ है, देख लेते एक बार। तो इसने बोला है कि x2 x1 गिवन है और इसने आपको x2 दिया हुआ है। सो अल्टीमेटली डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 विच इज़ d, ठीक है, d आपको गिवन है। और इसने एक चीज़ और गिवन है कि एट द सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब t1 इज इक्वल टू t2 दिया हुआ है, दैट मीन्स डेल्टा t इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है। ये सब एस फ्रेम के अंदर हो रही है, तो एस फ्रेम में हम लोग t1 t2 लेते हैं, एस डैश में तो हम लोग t1 डैश t2 डैश लेते हैं, है ना। तो ये दोनों आपको गिवन है, बस कुछ नहीं करना, रख दो वैल्यू और क्या आ गया आंसर आपका। इसका वैल्यू आपको 0 गिवन है, इसका वैल्यू आपको d गिवन है, ठीक है। उसको सोल्व करोगे तो डेल्टा टी डी बराबर कितना हो जाएगा, गामा, ओके। अब देखो वैसे टाइम वगैरह माइनस में तो नहीं आता कभी, पर अभी लिख देते हैं फिलहाल के लिए, मल्टीप्लाई विद द डी, ठीक है। टाइम वैसे नेगेटिव में नहीं आता है, फिर भी टाइम डिफरेंस है तो हम लोग लिख सकते हैं। सो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, इसमें तो कहीं है ही नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, दोनों में से कोई ना कोई सा एक सही होगा। अब उस डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो डेल्टा एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, गामा डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी, यही तो फॉर्मूला होता है, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, वही चीज़ है। ये आपको डी गिवन है, ये आपको 0 गिवन है, सो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, डी मल्टीप्लाई विद द गामा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गेट का क्वेश्चन है तो इतना कोई हार्ड आएगा नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, किधर गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये 7D में आया था। An object travels along the x direction with c/2 object in a frame O, an observer
from Odesh sees the same travel in the c by 4, the relative velocity of Odesh with respect to O. Okay, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, फॉर्मूला सिखाया था आपको, ठीक है ना। अब फॉर्मूला अगर सिखाया था तो एक काम करें, वहाँ उस फॉर्मूले में ना एक तो होता है u और एक होता है v, जहाँ पे u होता है पार्टिकल का वेलोसिटी, v होता है फ्रेम का वेलोसिटी। तो पार्टिकल किसको मानना है और फ्रेम किसको मानना है, तो पहले तो ये चेक करो कि किसका वेलोसिटी निकालना है। वैसे तो उसने बोला है रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है ऑफ ओडेश विद रेस्पेक्ट टू ओ, मतलब ओडेश का आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। सो ओडेश विल बी योर पार्टिकल। ओके, नाउ अब आपको ओडेश का वेलोसिटी गिवन है, कितना गिवन है, ओडेश का वेलोसिटी गिवन है, इधर गया रे ओडेश, एन ऑब्जर्वर ओडेश सीज द सेम ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इज लाइक दिस। ओके, तो मतलब ओडेश जो है, एक ये ओडेश है, सी इज द सेम ऑब्जेक्ट सी बाई 4। देखते एक बार डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको। ये ओडेश है और ये कोई पार्टिकल है, ये ट्रेवल कर रहा है। सो ओडेश जो है, अच्छा ओडेश से अगर आप देखते हो तो ये जो पार्टिकल है वो आपको सी बाई 4 पर दिख रहा है, और अदरवाइज रेस्ट फ्रेम से अगर आप लोग देखते हैं तो वो सी बाई 2 पर दिखता है, ठीक है। तो रेस्ट फ्रेम से अगर आप लोग देखते हैं तो सी बाई 2 पर दिख रहा है वो पार्टिकल। ओके, दैट मीन्स हमें ओडेस से निकालना है, तो इसको फ्रेम मानना पड़ेगा अल्टीमेटली। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रेम, ये पार्टिकल नहीं होगा, बिकॉज ओडेश का वेलोसिटी नहीं दिया हुआ आपको, यहाँ पर आपको सेम ऑब्जेक्ट जो है वो सी बाई 4 से दिखाई दे रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये फ्रेम हो जाएगा, तो ये पार्टिकल है, तो इसका वेलोसिटी सी बाई 2 है। रेस्ट फ्रेम से देखने पर इसका वेलोसिटी कितना है, सी बाई 2 है। अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। सो रिलेटिव के लिए क्या निकालना पड़ेगा, यू एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। अब यू एक्स हमारे पास हो जाएगा द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब इसने दिया हुआ है ये आपका पार्टिकल है, इसी की आपको वेलोसिटी निकालनी है। सो ये हो जाएगा हमारे पास ओडेश विद रेस्पेक्ट टू ओ। ओके, तो इसको निकाल लेते हैं, चलो इसको उल्टा ही मान लेते हैं, सही रहेगा। इसको वापस से इरेज करता हूँ मैं, क्योंकि जो मैंने आपको समझाया था फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को। वापस आपको जैसे मैं समझाता हूँ वैसे समझना आप लोग। कैसे समझाया था मैंने, यहाँ पे एक ये फ्रेम ओ है, ये मूव कर रहा है सी बाई 2 से, है ना। एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम ओडे सीज द सेम ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जर्वर है वो भी आपका मूव कर रहा है सी बाई 4 से। रिलेटिव निकालना है आपको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ओडेश, ओडेश का वेलोसिटी निकालना है। तो जिसका वेलोसिटी निकालना है उसको हम लोग पार्टिकल मान लेते हैं, तो इसको पार्टिकल मान लेते हैं, और इसका वेलोसिटी आपका यू एक्स हो जाएगा। और इसके रेस्पेक्ट में निकालना तो इसको फ्रेम मान लेते हैं, इसके रेस्पेक्ट में निकालना तो इसको फ्रेम मान लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, दैट मीन्स ओडेश के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ द particle in rest frame minus velocity of the particle velocity of the frame, that means c square upon 4 times 10 c स्क्वायर कट जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास, अल्टीमेटली हो जाएगा ट्वाइस ऑफ c माइनस ट्वाइस ऑफ c अपॉन 4 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 8 माइनस c अपॉन 4 मल्टीप्लाई विद द 8 अपॉन 7, ठीक है। 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई विद द 8 अपॉन 7, दैट मीन्स ये कितना हो गया हमारे पास 2।
ओके, यहाँ पे हमने 4 एलसीएम लिया था तो 1 और यहाँ पर 2c हो गया, और नीचे कितना बच गया हमारे पास, नीचे हमारे पास हो गया दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 टाइम्स 2, तो ये कितना हो जाएगा 2। सोल्व करो इसको, तो सोल्व करने पे अल्टीमेटली आपको मिलेगा ये, देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हो सकती है, बाकी करना ऐसे ही है आपको। 8 माइनस 2c, तो माइनस c/4 एंड c/10, सो अल्टीमेटली 2/7, और ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सली 0.28c। अब डायरेक्शन तो उससे पूछा हुआ नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे 0.28 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन की कोई दिक्कत नहीं, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वो नेगेटिव में जा रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, ठीक है 0.28। अ स्पेसशिप इज ट्रैवलिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से, ये तो मैंने करवाया हुआ है शायद आपको। स्पेसशिप इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी 0.7c अवे फ्रॉम द स्टेशन। ठीक है, मान लो ये कोई स्टेशन है, यहाँ ये स्टेशन मान लो, यहाँ से आपका स्पेसशिप जा रहा है अवे फ्रॉम द स्टेशन, मतलब 0.7 से आपका स्पेसशिप जा रहा है। द स्पेसशिप इजेक्ट अ प्रोब। अब इस स्पेसशिप ने एक प्रोब को इजेक्ट किया, ऑपोजिट किया ना, तो पीछे की तरफ किया, और इसका वेलोसिटी कितना है 0.59 है। अ पर्सन स्पेस स्टेशन, यहाँ पर कोई इंसान देखा हुआ, ये रेस्ट फ्रेम है ना, ये मूविंग फ्रेम है आपका, और ये पार्टिकल है। स्टेशन वुड बी सी द प्रोब एट एक्स वेयर द एक्स इज द, ठीक है, मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रेस्ट फ्रेम निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रेस्ट फ्रेम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन मूविंग फ्रेम प्लस फ्रेम वेलोसिटी अपॉन 1 प्लस यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ये तो होता है हमारा फॉर्मूला, अगर रेस्ट फ्रेम में आपको निकालना है। पार्टिकल का जो ये पार्टिकल है आपका और ये फ्रेम है आपका, तो पार्टिकल जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, दैट मीन्स इसको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा आपको। हमारे फॉर्मूले में पार्टिकल जो है प्लस एक्स में जाता है, बट यहाँ पे बैक साइड जा रहा है ना, तो 59c एंड प्लस 0.7c अपॉन 1 माइनस 0.7 मल्टीप्लाई विद 0.59। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन आप कर लेना इसकी, तो ये आएगा शायद 0.187c आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इजी क्वेश्चन ही है, 0.3 डेसिमल में इतना हो जाएगा, 0.187 है ना। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टू स्पेसशिप ए एंड बी ईच ऑफ सेम रेस्ट आर मूविंग विद द डायरेक्शन स्पीड रेस्पेक्टिवली वेयर सी इज द स्पीड ऑफ, ओके, तो आपको निकालना क्या वो देखते हैं। एज मेजर्ड बाय बी द टाइम टेकन ए टू कंप्लीटली ओवरटेक सी। ओके, तो एक कितना टाइम लेगा कि वो बी को ओवरटेक कर जाए ना, ये निकालना ना आपको। तो यहाँ हम लोग निकालते हैं, देखो इसको कैसे निकालना है आपको। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा इसका रिलेटिव वेलोसिटी, कि जो रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट से। मान लीजिए मुझे इसका वेलोसिटी निकालना, रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। ये आपका फ्रेम हो जाएगा, ये आपका पार्टिकल हो जाएगा। सो यू एक्स डैश इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो ये यू एक्स होता है, यू एक्स मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 4c माइनस 5, और माइनस वी मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम अपॉन 1 माइनस 4c अपॉन 5 एंड 3c अपॉन 5। सॉल्व करेंगे इसको, सो आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट 5 अपॉन 13c। ये वेलोसिटी है इसका, मतलब ये इस वेलोसिटी से इस बी को मतलब क्रॉस करेगा, है ना। तो बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी कितना है 5 अपॉन 13c। ओके, अब हमें ना एक बार चेक करना है, तो लेंथ क्या है, ईच ऑफ द लेंथ एल, दोनों का लेंथ एल सेम है, बट ये लेंथ सेम तो है। अगर हम इसको देखें, मान लो धरती से देखते, मतलब अर्थ से हम लोग देखते, तो लेंथ तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना इसका। तो लेंथ में आएगा कॉन्ट्रैक्शन, है ना,
लेंथ में मेजर्ड होगा कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा वो चेक करना पड़ेगा पहले अपने को, है ना। सो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ क्या हो जाएगा, उसका एक्चुअल लेंथ जो आपको गिवन है अंडरवुड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी मतलब अब जो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा आपको। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको है 5/13 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको आप लोग जब कॉन्ट्रैक्टेड निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये किसका लेंथ बता रहा हूँ मैं आपको, ये लेंथ बता रहा हूँ लेंथ ऑफ ए, क्योंकि हमने वेलोसिटी लेंथ का लिया हुआ है ना, तो लेंथ ऑफ ए। सो ए का लेंथ निकाल रहे हैं, तो ए का वेलोसिटी हम लोग काम में लेंगे। सो हम लोग जब देखते हैं तो ए का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, सो लेंथ ऑफ ए विल बी, इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं है। सो सोल्व करोगे सो एल 139 माइनस, ओके 13 कितना होता है, 13 करना पड़ेगा आपको। सो इसको करना पड़ेगा, बाद में करेंगे सोल्व। चलो 169 माइनस 25/13 टू द स्क्वायर। तो ये लेंथ है। अब इसको कम्प्लीटली क्रॉस करने के लिए इस एल को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको टाइम निकालना है। सो टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद द टाइम इज इक्वल टू कंप्लीट लेंथ। तो पहले तो ये वाली लेंथ क्रॉस होगी, फिर ये लेंथ क्रॉस होगी। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा एक्चुअली में, ये हो जाएगा हमारे पास, इसने बोला टाइम टेकन ना, तो ये हो जाएगा एल, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो इट शुड बी 124, दैट मीन्स 12/13 टू द होल स्क्वायर 144, और ये हो जाएगा प्लस एल। ओके चलिए, तो इसको निकालना पड़ेगा आपको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हमारे पास ये हो जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग इट मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ इसका। तो जो आप सोल्व करोगे हो जाएगा 5 और एल अपॉन सी, ये आप देखना। अब एल अपॉन सी की फॉर्म में आपको निकालना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एल बाहर ले लेना, एलसीएम ले लेना, बाहर निकालना तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना, ये नेट का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। टू इवेंट्स ऑन वन द अर्थ एंड अदर ऑन द सन occur simultaneously in earth frame. ओके द डिफरेंस, ओके तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिफरेंस आपको निकालना है, तो डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, गामा डेल्टा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डेल्टा एक्स। अब जो चीज़ें गिवन है वो देख लो। ये आपको वेलोसिटी गिवन है, मतलब v इज इक्वल टू आपको गिवन है 0.3 c 5 c। द अर्थ फ्रेम अलॉन्ग डेल्टा टी वेयर द सी स्पीड, द स्पीड ओके गिवन दैट द लाइट ट्रेवल फ्रॉम द सन टू अर्थ 8.3 मिनट्स। ओके तो ये 8.3 मिनट्स आपको गिवन है। ओके तो इसको उल्टा अप्लाई करना पड़ेगा। मैं एक्चुअली में आपको क्या निकालना है, डेल्टा टी निकालना है ना। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर डेल्टा एक्स डैश। इनवर्स लोरेंज ट्रांसमिशन यूज लेने पड़ेंगे आपको यहाँ पे ना। सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सन टू अर्थ का दिया हुआ है आपको 8.3 मिनट्स। इसका मतलब डेल्टा टी डैश गिवन है आपको 8.3 मिनट्स, ठीक है। और एक और चीज़ आपको गिवन है कि डेल्टा एक्स डैश आपको देखना पड़ेगा। बच्चे करते हैं द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट्स एज शीन बाय द ऑब्जर्वर in a spaceship moving with a velocity in the earth frame along the line joining a delta t। आपको निकालना क्या है, यहाँ पे डेल्टा टी निकालना है ना, और आपको डेल्टा एक्स डैश का भी तो पता करना है।
डेल्टा एक्स डैश क्या है? टू इवेंट्स हैं अकर हो रहे हैं, वन ऑन द अर्थ एंड अदर ऑन द सन। ठीक है, टेक द अर्थ फ्रेम टू बी इनर्शियल एंड नेगलेक्ट रिलेटिव मोशन बाय द अर्थ ऑन द सन। चलिए, तो मतलब आपको पहले निकालना पड़ेगा डेल्टा एक्स डैश पर पता होना चाहिए। देखिए, वैसे अगर उसने नेग्लेजिबल लिया हुआ ना रिलेटिव मोशन, तो एक काम करते, दोनों इवेंट को हम लोग नेग्लेजिबल लेके चलते हैं। सपोज नेग्लेजिबल अगर इसको लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? अल्टीमेटली डेल्टा टी इज इक्वल टू गामा, गामा इन द सेंस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दैट मीन्स 0.25 एंड v अपॉन सी, v मतलब होगा 0.5 अपॉन सी स्क्वायर। तो ये तो ज़ीरो ले ही लिया हम लोगों ने, और यहाँ पर हमारा कितना हो गया? प्लस डेल्टा टी मतलब 8.3 मिनट। तो ये तो ज़ीरो हो गया, सोल्व करना पड़ेगा इस चीज़ पे ना। सो 1 अपॉन अंडर 0.75 मल्टीप्लाई विथ 8.3, तो 0.75 इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली? 55 25 6 36 8 64 9 नाम 81। ओके, अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? 0.8 के आसपास कुछ होगा ये। ठीक है, 8 समथिंग कुछ होगा, मल्टीप्लाई विथ 8.3। अब आप लोग देख लो जितना भी इसका आंसर आता है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए गेट के ये क्वेश्चन थे इतने सही। नाउ अब जेस्ट के क्वेश्चन बच रहे हैं, तो जेस्ट के क्वेश्चन भी आपको मैं करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।